कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात में एक कैसल से, जहां नाइट्स के बीच वॉर चल रहा होता है। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम आर्नोल्ड है, अपने रास्ते में आने वाले सभी का सफाया करते हुए कैसल के अंदर बढ़ रहा होता है। इधर अंदर उसका सामना करने के लिए कुछ नाइट्स खड़े थे, अपना तलवार लेके, ताकि तब तक इस कैसल के प्रिंसेस को पीछे के रास्ते निकाला जा सके। यहाँ एक नाइट रीस को बताता है ये वही है, गाल्किन का राजा आर्नोल्ड, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हुई। इसके बाद सभी नाइट्स एक एक करके आर्नोल्ड पे अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़े ही आसानी से उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। रीस फिर अपनी तलवार लेके उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसकी तलवार को एक वार में ही काट के अलग कर देता है और उसे खत्म करने वाला ही होता है। उसका दोस्त आके उसे धक्का देके साइड में कर देता है और खुद मिट जाता है। रीस फिर उस पे अपने टूटे हुए तलवार से ही वार करने जाती है, पर आर्नोल्ड उसके पेट में भी तलवार घुसा देता है। आखिरी सांस लेते हुए रीस कहती है, मुझे पूरा यकीन है अगली बार चीजें अलग होंगी। अचानक से हम समय को उल्टा चलते देखते हैं और रीस अपने मंगेतर के सामने खड़ी थी, जो कह रहा होता है, रीशे इम गर्द विरिजनर, तुम एक घटिया लड़की हो जो एक राजकुमार की रानी बनने लायक नहीं है। मैं तुमसे अपनी मंगनी तोड़ता हूँ। ये सुन वहां के सभी लोग शौक थे और रीस कहती है, ठीक है समझ गई, मैं जा रही हूँ। रीस की बात सुन वहां के सभी लोग सरप्राइज थे और रीस सोचते हुए जारी होती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मेरा 7वीं बार समय चक्र की शुरुआत है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ये सब शुरू हुआ था। राजकुमार से मंगनी तोड़ने पर रीस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, और वो नहीं मानता। इसके बाद वो अपने घर जाती है, जहाँ उसके माँ बाप भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ रीस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ दूर चलते हुए जाकर बीच रास्ते में ही बैठ जाती है। तभी उधर से कुछ व्यापारियों का ग्रुप जा रहा होता है। उसे ऐसी हालत में देख उस ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन टूली रीस से कारण पूछता है, जिसके बाद वो बताता है कि वो दूसरे शहर जा रहे हैं बिजनेस करने, जिसे आप खरीद बिक्री भी समझ सकती हो। आप चाहो तो साथ आ सकती हो। रीस कहती है कि मैं ये अंगूठी बेचूंगी। सभी सुन के हैरान थे। फिर रीस उनके साथ आगे बढ़ती है, जहाँ तूली बताता है कि हमारी आर्या ट्रेडिंग कंपनी सिर्फ खरीद बिक्री ही नहीं करती, हम बायर्स के डिमांड को ध्यान में रख के उन्हें सप्लाई देते हैं, जिससे बायर भी खुश, सेलर भी खुश और प्रॉफिट खुश हम खुश। रीस कहती है, ओ तो ऐसे काम करता है ये ट्रेडिंग कंपनी। तूली यहाँ रीस को भी मर्चेंट बनने, बिजनेस सीखने का ऑफर देता है। अब चूंकि रीस अब अकेली पड़ गई है, उसके सामने एक मौका है खुद की लाइफ को जीने का, तो वो बन जाती है मर्चेंट। धीरे धीरे वो चीजों को मोल भाव करना भी जान जाती है और बायर्स की नीड को समझना भी। ऐसे करके वो बिजनेस के साथ साथ अपना सपना जो है पूरी दुनिया के देशों को घूमना, वो भी पूरा कर रही थी। सिर्फ एक देश अब बाकी रह गया था, पर उससे पहले ही वो जहाँ पे थी वो देश वार के चपेट में आ जाता है और रीस मारी जाती है। उसकी आंख खुलती है उसी जगह जहाँ डिट्रिच कह रहा होता है, रीसे इम गर्द विरिजनर, तुम एक घटिया लड़की हो। रीस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। क्या वो समय में पीछे आ गई है? यहाँ वो उस राजकुमार के रिजेक्शन को सहज स्वीकार करके घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ से वो कुछ जरूरी सामान लेके ये सोचते हुए निकलती है कि इस बार वो और अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी ट्रेड करके। और जब तक वो उस रास्ते पे पहुंचती है, उसने काफी देर कर दिया था, जिससे टूली और उसके लोग वहां से गुजर चुके थे। वो फिर से निराश होकर वहीं बैठ जाती है और फिर वो अपने साथ लाए सामानों को देखती है, जिसमें उसे उसकी दादी माँ की औषधियों की इंसाइक्लोपीडिया मिलती है। यहाँ वो उस बुक को रख के बाकी सभी चीजों को बेचकर समंदर पार आती है औषधियों के बारे में पढ़ाई करने। पिछले टाइम वो मर्चेंट थी, जिस वजह से उसे पता था कि औषधियों के पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिससे उसके स्टडीज को और बेहतर बनाने में काफी हेल्प मिली। एक टाइम पे वो उत्तर के देश के राजकुमार जो बीमारी से मरने वाले थे, उनकी जान भी बचाई थी। और फिर से ये देश भी वॉर के चपेट में आ जाता है और रीस अपनी पूरी लाइफ नहीं जी पाती। तीसरी लाइफ में वो डिसाइड करती है कि औषधियों से ज्यादा उनमें ऐसा क्या होता है, ये चीजें जानने की, यानी एक रिसर्चर बनने की। जिसके लिए वो एक रिसर्चर जिससे वो पिछली लाइफ में मिली थी, माइकल, उन्हें अप्रोच करती है। और फिर ये लोग देश विदेश में पाए जाने वाले सभी रेयर हर्ब्स पे रिसर्च करते हैं। और हमेशा की तरह रीस की स्टोरी का एंड होने से पहले उसका एंड हो जाता है, हाँ, वॉर के ही कारण। चौथी लाइफ में वो सोचती है कि मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं, और ड्यूक किंगडम में सर्वेंट का काम करती है। और ड्यूक किंगडम भी वॉर के चपेट में आ जाता है। और ऐसे करके वो 6th लाइफ में सोचती है कि मैं पता लगाऊंगी नाइट बनकर कि आखिर कौन है जो पूरी दुनिया के देशों को वॉर के चपेट में ले रहा है। और उस 6th लाइफ में आर्नोल्ड मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ रीस सोचती है कि मैं इस बार बिल्कुल शांति वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं हर बार सीढ़ियों से गई थी, इस बार बालकनी से भागती हूँ। यही सोचते हुए वो जारी होती है कि उसकी टक्कर एक आदमी से होती है, और ये होता है आर्नोल्ड। उसे देख रीस पूरा घबरा जाती है और कहती है, राजा आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ये सुन के हैरान था कि हम पहली बार मिले हैं ना, और मैं अभी राजा नहीं बना, मेरे पिताजी राजा हैं। रीस उनसे कहती है कि माफ कीजिएगा, दरअसल मेरी मंगनी अभी भी टूटी है, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। ठीक है तो मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो बालकनी से नीचे कूद जाती है। आर्नोल्ड उसे देख के स्तब्ध था। वो अपने असिस्टेंट ओलिवर को कहता है कि घोड़े निकालो।
इधर हम रीस को देखते हैं जो ये सोचते हुए घर जा रही थी कि मुझ में स्टेमिना की कमी है, जिस वजह से मैं आर्नोल्ड का सामना नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे खुद को और ट्रेन करना होगा। तभी अचानक से उसके सामने से डिटरिच कुछ लोगों को लेके आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभा में मेरी बेइज्जती करने की। रीस कहती है कि मैंने बेइज्जती क्या की, मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। डिटरिच कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगती, रोती, शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। रीस कहती है पर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो क्यों माफी मांगू। रीस की बातें सुन यहाँ सभी लोग हैरान थे और तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए थे कि क्या, मुझे तो लगा था कि ये मंगनी राजकुमार ने तोड़ी है और यहाँ तो उल्टा ही हुआ है। डिटरिच सभी को गुस्से से शांत रहने के लिए कहता है। रीस कहती है कि तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए क्योंकि प्रजा के बिना राजा का कोई महत्व नहीं होता और तुम तो वैसे भी अभी राजकुमार ही हो। अब तो डिटरिच रीस पे और गुस्सा हो जाता है और उसे फौरन माफी मांगने कहता है। रीस इनकार करती है और ये सब सीन देख रीस के मॉम डैड सदमे में थे। तभी यहाँ एक लड़की मारिया आती है ये कहते हुए कि इन्हें हर्ट करना बंद करो। डिटरिच फिर रीस पे मारिया को बुली करने और उससे जलने का इल्जाम लगाता है। रीस कहती है कि मारिया, मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगती हूँ और अब मुझे मेरी लाइफ में डिटरिच की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के डिटरिच जमीन पे गिर जाता है। रीस फिर मारिया को कहती है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए भी कोई नफरत नहीं है। मेरा भी बचपन से सपना था सिर्फ किसी राजा की रानी बनने का और मुझे पता चल गया है कि इन सब के बाहर भी एक दुनिया है। डिटरिच कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम किस दुनिया के बारे में बात कर रही हो। रीस मारिया से कहती है कि तुम डिटरिच से शादी कर सकती हो और लाइफ में वही करना जो तुम्हारा जी चाहे। ठीक है तो मैं चलती हूँ। उसके मुड़ते ही कोई उसे पीछे से पकड़ के उसे रुकने के लिए कहता है। वो खुद को खतरे में पाती है और तुरंत गार्ड की तलवार खींच के उस पर अटैक करती है और उसकी तलवार को आर्नोल्ड ब्लॉक करते हुए कहता है, मुझे उसी समय शक था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। ये एक स्वॉर्ड मास्टर का मूव है, कहाँ सीखा तुमने। रिस कहती है कि ये एक सीक्रेट है और उतना भी तारीफ के लायक नहीं है क्योंकि इसे आपने ब्लॉक कर दिया। यहाँ तभी डिटरिच कहता है कि अब तुम कौन हो, रिस से दूर रहो। रिस वार्न करती है उसके सभी गार्ड्स को कि इनके साथ वायलेंस ना होने क्योंकि ये गाल्कियन के उत्तराधिकारी राजकुमार हैं। वहाँ के लोगों में बात होने लगती है कि अरे ये तो वही है जिसने पूरे एक किंगडम को सिंगल हैंडेडली सिर्फ अपने दम पे जीत लिया था। रिस पूछती है कि आर्नोल्ड क्या आप बता सकते हैं क्योंकि आप ऐसे ही फन के लिए तो तलवार नहीं उठाते होंगे। और मन ही मन सोच रही होती है कि कितना अजीब है ना, वो आदमी जो मुझे सिक्स्थ लाइफ में मारा था और जिसकी वार स्टार्ट करने के कारण मेरी बाकी सभी लाइफ अधूरी रह गई, मेरे सामने खड़ा है। तभी आर्नोल्ड अपने घुटने पे आ जाता है। रिस पूछती है ये आप क्या कर रहे हैं। आर्नोल्ड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। रिस पूछती है क्या आप सही में ऐसा कह रहे हैं। आर्नोल्ड कहता है कि हाँ, प्लीज बी माई वाइफ। रिस यहाँ आर्नोल्ड के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। आर्नोल्ड कहता है कि हो सकता है मैंने इस कंडीशन में तुम्हें प्रपोज किया इसलिए तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा हो और इस बारे में फिर से सोचना। रिस को बिलीव नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसका जीवन समाप्त करने में एक सेकंड भी नहीं सोचा वो उसके सामने जीवन साथी बनने का प्रपोजल रख रहा है। तभी यहाँ इस किंगडम के किंग यानी डिटरिच के पिताजी आते हैं जिन्हें देख डिटरिच उनके पास भाग के जाता है ये कहते हुए पिताजी पिताजी देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। वो डिटरिच को पकड़ के जमीन पर दे मारते हैं और अपने बेटे की तरफ से आर्नोल्ड से माफी मांगते हैं। फिर वो रीस से भी माफी मांगते हैं ये कहते हुए कि आर्नोल्ड की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ये हमारे किंगडम के रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। आर्नोल्ड कहते हैं महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे किंगडम के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और हाँ मैं रीस के साथ अकेले में बात करना चाहूंगा, अगर उसे फिर भी इनकार होगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों एक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जहाँ रीस आर्नोल्ड के अचानक से प्रपोज करने का कारण पूछती है। आर्नोल्ड कहते हैं बहुत आसान है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और वैसे भी अभी तुम्हारी फियोंसे से मंगनी टूटी है, तुम अकेली पड़ गई हो, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रीस सोचती है अगर ये मुझे मेरे पहले लाइफ में मिला होता तो बिना कुछ सोचे मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आने वाले समय में ये क्या क्या करने वाला है। और अगले ही पल वो सोचती है कि ये एक तरीका भी है ये जानने का कि आखिर आर्नोल्ड की स्टार्ट की गई वार एक भयंकर रूप क्यों ले लेती है। वो आर्नोल्ड के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है अपने कुछ शर्तों पे। पहली शर्त कि उसके वेडिंग के लिए सभी सामान और चीजें खरीदने के लिए वो डिसाइड करेगी किस मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी को चूज करना है और दूसरे देश विदेशों से गेस्ट को इनवाइट करने का परमिशन भी उसे मिलना चाहिए। आर्नोल्ड कहता है मंजूर है। रिस कहती है तीसरा और आखिरी शर्त, शादी के बाद हम आपके फादर के महल से अलग होकर रहेंगे जहाँ सभी चीजें मैं मैनेज करूंगी और हाँ शादी से पहले आप मुझे छुएंगे नहीं। आर्नोल्ड कहता है ये भी मंजूर है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आर्नोल्ड रीस को लेकर अपने महल लौट रहा था। रीस को आंख लग जाती है, अचानक से वो तलवार निकालते हुए पूछती है आप क्या करने वाले थे। आर्नोल्ड कहता है मैं तो बस तुम्हारे पास रखी अपनी तलवार ले रहा था। रीस को रियलाइज होता है और वो उससे माफी मांगती है। आर्नोल्ड की तलवार वापस करती है। आर्नोल्ड उसके लेवल ऑफ परसेप्शन से काफी इंप्रेस होता है और कहता है लगता है तुमने काफी ट्रेनिंग की है इसलिए तुम काफी एक्टिव रहती हो। रिस शुक्रिया करती है। फिर वो आर्नोल्ड से कहती है मैंने गुड्स के लिए आर्या ट्रेडिंग कंपनी के मर्चेंट को चूज किया है, आप उनसे मीटिंग फिक्स करवाएं।
तभी अचानक से उनके काफिले पे कुछ लुटेरों का हमला हो जाता है। आर्नोल्ड रीस को अंदर लॉक करके यही रहने बोलता है। रीस को भी जानना था कि आखिर क्या हुआ है। वो अपनी हेयर पिन से उस लॉक को खोल के बाहर आके देखती है तो आर्नोल्ड ने उन लुटेरों से फाइट की पर उसने उनकी जान बख्श दी। ये देख रीस को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसका ध्यान उस खंजर पे पड़ती है जिससे लुटेरों ने हमला किया था। उस खंजर पे जहर था जिस वजह से आर्नोल्ड के घायल हुए सभी गार्ड्स की तबीयत खराब होने लगी थी। आर्नोल्ड अपने असिस्टेंट ओलिवर से कहता है कि हम ऐसे काफिला आगे नहीं बढ़ा सकते, जल्द से जल्द पास के ही किसी गांव में हमें इस जहर का एंटीडोट बनवाना होगा। तभी रीस कहती है कि मैं इसका एंटीडोट बना सकती हूँ, जो सुन के सभी हैरान थे। फिर रीस सभी के सामने कुछ हर्ब्स निकाल के उनका पेस्ट बना के सभी गार्ड्स को लगा लेने के लिए कहती है और सभी उसकी तरफ संदेह की नजरों से देख रहे होते हैं। ये प्रूफ करने के लिए कि ये काम करेगा, रीस उसी जहर वाली खंजर को उठाती है। आर्नोल्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और रीस अपने हाथ पे उससे एक कट मारती है और फिर अपनी बनाई हुई लेप उस पे लगाती है, जिसके बाद सभी गार्ड्स अपने जख्मों पे लगा लेते हैं। ये सब देख ओलिवर कहता है कि मैं कितना लापरवाह हूँ, लेडी रीस को इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। आर्नोल्ड कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा, वो आगे से इन सब चीजों में ना पड़े। इधर रीस वहाँ आसपास के कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर रही होती है। आर्नोल्ड उसके पास आके पूछता है कि तुम कार्ड से बाहर कैसे निकली। रीस कहती है कि ये भी एक सीक्रेट है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जब फोर्थ लाइफ में रीस ड्यूक किंगडम में सर्वेंट थी तो अक्सर ये ट्रिक करके वो बाहर जाया करती थी। आर्नोल्ड कहता है कि पता नहीं अगली बार तुम कौन से अपने सीक्रेट से मुझे हैरान करने वाली हो। खैर, मेरे गार्ड्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि ये कोई आम गार्ड्स नहीं है, इन्हें मैंने खुद पर्सनली सेलेक्ट किया है, इसलिए इनके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड है। उसकी बातें सुन रीस को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अब तक आर्नोल्ड को एक बुरा इंसान समझती आई थी, लेकिन अभी तक उसने उसका ऐसा कोई भी बिहेव नहीं देखा था। रीस आर्नोल्ड से पूछती है कि आखिर आपके गार्ड्स मुझसे एंटीडोट लेते समय घबरा क्यों रहे थे। आर्नोल्ड बताता है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे देश की लड़की पे क्यों भरोसा करूं, और मैंने भी अपने पिताजी से यही कहा है कि एक लड़की जो राजघराने की है उसे उसके मंगेतर ने छोड़ दिया और मुझे वो पसंद आई, इसलिए मैं उसे बंदी बना के ले आ रहा हूँ। रीस ये सुन हैरान होने की वजह खुश होती है, क्योंकि ऐसे उसे शादी से पहले ऑफिशियल इवेंट्स अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वो कहीं पड़ी रहेगी। इसके बाद वो लोग गाल्किन राजधानी में एंटर करते हैं। रीस काफी खुश थी क्योंकि यही वो देश था जो उसने नहीं घूमा था, और ये देश काफी विशाल, धनवान होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण था। कैसल पहुंच के ओलिवर बताता है कि अभी आपकी महल रेडी होने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। अलग रहने का एक ही जगह है, गेस्ट रूम। आर्नोल्ड कहता है कि ये अपमानजनक बात होगी। रीस कहती है कि इसमें बुराई ही क्या है, आखिर वो भी मेरा ही घर है, और फिर खुद ही केजरीवाल वाली झाड़ू उठा के सभी गंदगी साफ करने लगती है। थोड़ी देर में उसने गेस्ट रूम को चकाचक कर दिया था। ये कमाल था उसके फोर्थ लाइफ के सर्वेंट एक्सपीरियंस का। इसके बाद वो सोचते हुए जाती है, मैंने इसीलिए आर्नोल्ड से उनके फादर से अलग होकर रहने का शर्त रखा, क्योंकि उस भयावह जंग की शुरुआत वो अपने डैड को मार के करने वाले हैं, इससे मैं उन्हें उनसे दूर रख पाऊंगी। यही सोचते हुए घर के पीछे पानी भरने आई थी, जहाँ वो देखती है एक मेड इंचार्ज जिसका नाम डियाना है, एक मेड एल्सी को डांट रही होती है। बेवकूफ लड़की, क्राउन प्रिंसेस जो होती हैं उन्हें हम रेडी करते हैं, तुम जाके अपना काम करो। रीस उनके पास जाती है और एल्सी को उठाती है, और वो डियाना से कहती है कि आज कपड़े ना सुखाएं क्योंकि आज बारिश होने वाली है। डियाना रीस को भी कोई न्यू मेड समझ रही थी और कहते हुए चली जाती है, आई बड़ी भविष्यवाणी करने वाली। एल्सी यहाँ रीस को थैंक्स कहती है। रीस उसे कहती है चलो अपने दाग साफ कर लो। एल्सी पूछती है कि आखिर आप कौन हैं। रीस उसकी बात को घुमाते हुए चली जाती है कि छोड़ो, रहने दो, दाग अच्छे हैं। कुछ घंटों बाद बारिश शुरू हो जाती है, जैसा रीस ने कहा था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां रीस बालकनी में खड़ी होकर गाल्किन सिटी को देखते हुए सोच रही होती है, मैं हमेशा से ये शहर पहुंचने से पहले ही टपक जाती थी, और देखो तो ना सिर्फ मैं इस शहर में हूँ बल्कि इस शहर के सबसे बड़े आदमी के साथ हूँ। तभी उसे आर्नोल्ड के होने का आभास होता है। वो कहती है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आर्नोल्ड पूछता है कि तुम मेरे प्रेजेंस को कैसे भाप लेती हो। रीस कहती है कि आसान है, किसी के आसपास होने से हवाओं का घनत्व कम हो जाता है, और जब मुझे एहसास हुआ उस एहसास को आपने छुपाने की कोशिश की। आर्नोल्ड रीस से और ज़्यादा इम्प्रेस होता है। रीस उसे बताती है कि वो हमेशा से इस देश को घूमना चाहती थी। फिर वो आर्नोल्ड से इस सिटी के बारे में और बातें पूछने लगती है। आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हारी नॉलेज और फिजिकल एबिलिटीज़ पहले से ही असाधारण है एक राजघराने की लड़की के लिए, तुम्हें और क्यों जानना है। रीस एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ उसकी मॉम भी उससे ऐसी ही बातें कहा करती थी, अरे पढ़ लिख करके क्या करेगी, एक दिन तो किसी के घर जाके रोटी ही बनाना है और बच्चे संभालने हैं। यहाँ रीस आर्नोल्ड को जवाब देती है कि वो अपने सामने आने वाले सभी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके संभाल के रखना चाहती है, भले ही वो किसी और को बेकार लगे या फालतू, क्योंकि उसे अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। आर्नोल्ड उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इसमें हमेशा साथ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग।
इसके बाद वो जाते हुए रीस से कहता है कि तुम मुझसे एक और शर्त रख सकती हो, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें नहीं छूने का शर्त तोड़ दिया है। रीस हैरान थी क्योंकि वो आर्नोल्ड के बिहेवियर को उसके पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर पा रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ रीस की नींद खुलती है ओलिवर के दरवाजा खटखटाने से। वो झट से उठ के ड्रेस चेंज करती है। ओलिवर इतना जल्दी उठाने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है दरअसल यही फ्री टाइम होता है मेरे पास। रीस कहती है क्यों, तुम्हें आराम करने का टाइम नहीं मिलता? ओलिवर कहता है मैं तो फिर भी आराम कर लेता हूँ, लेकिन आर्नोल्ड वो तो जब से जर्नी से लौटे हैं एक नींद तक नहीं लिए। रीस खुद को गिल्टी महसूस करती है, पर ओलिवर कहता है वो बात नहीं है, पहले तो आर्नोल्ड राजकुमार को शादी करने का ख्याल तक नहीं था और अब तो उनके पास एक वाइफ है। रीस पूछती है तुम तो बहुत पहले से आर्नोल्ड के साथ होगे ना? ओलिवर कहता है हाँ, 10 सालों से। रीस पूछती है तो क्या तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव क्यों रखा? ओलिवर कहता है वो तो मुझे नहीं पता, पर आपकी वजह से उनके चेहरे पे मैंने जेन्युइन स्माइल देखी है। खैर, मैं काम की बात पे आता हूँ। इस इनविटेशन कार्ड में उन गेस्ट्स के लिस्ट हैं जो फंक्शंस में आएंगे। आपको जिन्हें ऐड करना है ऐड कर लीजिएगा, और ये दूसरा वाला आज के डिनर पार्टी के लिए। रीस कहती है क्या आज पार्टी है? शाम होता है और सभी वर्कर्स पार्टी के कामों में लगे हुए थे। इधर रीस रेडी होकर आर्नोल्ड के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ वो कहती है कि आपने कहा था ना कोई शर्त रखने, मैं अपने मेट्स खुद चुनना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है कि ये भी कोई शर्त रखने वाली बात है, जो करना है वो करो। हाँ, एक बात और, ये पार्टी बस एक फॉर्मेलिटीज़ है। यहाँ हो सके तो मुझे बहुत से देशों के राजकुमारियों का प्रपोजल भी आए। रीस कहती है कि आप मुझे एक हॉस्टेज के रूप में लेके आए थे और अब समय आ गया है उन्हें आपके फियोंसे से मिलने का। आर्नोल्ड कहता है तो अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ? रीस कहती है हाँ, ग्लव्स से। फिर वो लोग साथ में पार्टी में एंटर करते हैं। रीस देख के हैरान थी कि इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं, तो एक्चुअल पार्टी कैसा होगा। पार्टी में आर्नोल्ड से एक देश के राजा अपनी राजकुमारी से मिलाते हैं। तभी आर्नोल्ड सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है कि मैंने अपनी होने वाली बीबी को अपने ट्रिप के दौरान चूज कर लिया है और मैं चाहूंगा आप सभी भी इस बात का खुले बाहों से स्वागत करें। रीस अदब से सभी के सामने झुकती है और आर्नोल्ड कहता है कि अब से मेरे शहर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिसे मैं भली भांति निभाऊंगा। रीस आर्नोल्ड के मुंह से प्रोटेक्ट वर्ड्स सुन के ये सोचती है वो मुझे प्रोटेक्ट करने का ऐलान कर रहा है जिसने पिछली लाइफ में मेरा कत्लेआम किया था। वो आर्नोल्ड से कहती है पर मुझे तो सिर्फ आपसे ही डर लगता है, क्योंकि मैं आपके जितनी कुशल योद्धा नहीं हूँ। आर्नोल्ड कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ये सुनकर रीस खुश होती है कि उसे आर्नोल्ड के मूव सीखने मिलेंगे। तभी म्यूजिक प्ले होता है सेरेमनी में। आर्नोल्ड पूछता है तुम्हें डांस करने का मन तो नहीं हो रहा? रीस कहती है पर मुझे ऐतराज भी नहीं है। इसके बाद आर्नोल्ड उसे पास खींच के डांस परफॉर्म करने लगता है। उनके मूव्स वहाँ के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर रहे थे। रीस डांस करते हुए उसे उस रात वाले इंसिडेंट से कंपेयर करते हुए कहती है मुझे फेस के एक्सप्रेशन में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा। इसके बाद आर्नोल्ड एक फिनिशिंग मूव लेता है जिससे रीस को लगता है कि वो अब गिर जाएगी, पर आर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ के राजा लोग तालियों से अप्रिसिएट करते हुए कहते हैं ये तो एक तलवारबाजी जैसा डांस था। इसके बाद पार्टी में आर्नोल्ड अपने कुछ मेहमानों से मिलने चला जाता है और इधर रीस के पास कुछ राजकुमारी आके उसे एक ग्लास में वाइन ऑफर करती हैं। ग्लास को पास लाते ही रीस समझ जाती है कि इसमें तीखी फ्लेवर मिलाई गई है। वो उनसे कहती है ओ ये तो मेरा फेवरेट है, और वो सभी मुंह बना के वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उनका प्रैंक अब फेल हो गया था। पार्टी खत्म होता है और रीस बालकनी में उसी ग्लास के वाइन को पी रही थी। पीछे से आर्नोल्ड आके कहता है कि वो तीखा होगा ना, उसे फेंक दो। रीस कहती है कि ऐसे तो ये वेस्ट हो जाएगा। आर्नोल्ड फिर उसके हाथ से ग्लास लेता है और उसे एक सांस में खत्म कर देता है। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम डांस के टाइम पे क्या सोच रही थी? तुम कहीं खोई खोई सी थी। रीस सोचती है मैं फ्यूचर की हुई इंसिडेंट नहीं बता सकती, इसलिए वो कहती है कि मैं आपके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आए निशानों के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे आए होंगे। आर्नोल्ड ये सुन के हैरान था और फिर वो उसे अपने गर्दनों के पास के निशानों को दिखाता है। वो ऐसे थे जैसे किसी ने कई बार वहाँ पे वार किया हो। आर्नोल्ड कहता है कि बहुत कम ही लोग जानते हैं इस जख्म के बारे में। रीस जानना चाहती थी कि ये कैसे हुआ, और आर्नोल्ड साफ मना कर देते हुए वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एल्सी और एक मेड बात कर रही होती हैं। क्या लगता है राजकुमारी हमें अपना मेड चूज करेंगी? तभी वहाँ डियाना आती है और उन्हें कहते हुए चली जाती है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ आलसियों। यहाँ तभी रीस आती है मेड की ड्रेस में और इन्हें ज्वाइन करती है। दरअसल अभी किसी मेड ने आर्नोल्ड की राजकुमारी को नहीं देखा था। यहाँ रीस एल्सी से पूछती है डियाना के बारे में। एल्सी बताती है कि ये एक अच्छी खासी फैमिली से थी और कर्ज लेने की वजह से इनका सब कुछ बिक गया। रीस उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ राजघराने की सभी दासियाँ एक लाइन में खड़ी थी क्योंकि क्राउन प्रिंसेस अपनी पर्सनल दासी चूज करने वाली थी। तभी ओलिवर रीस को आने के लिए कहता है और सभी दासियाँ झुक के स्वागत करती हैं, और जैसे ही उनकी नज़र रीस पे जाती है सभी के सभी दंग रह जाती हैं। रीस कहती है कि मैं तुम लोगों के बीच समय इसलिए बिताई ताकि मैं जान सकूं कि मेरे लिए अच्छी दासी कौन होगी, और अब मैं चूंकि जान गई हूं तो मैं उनका नाम बोलूंगी।
रीस ने एलसी के साथ साथ एक दो और दासियों को चूज किया था, पर डियाना इससे नाराज होती है और कहती है कि आपने तो सभी नई लड़कियां ही चूज की हैं, जबकि आपको एक्सपीरियंस चूज करनी चाहिए थी। ओलिवर उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर रीस कहती है, डियाना तुम्हें दासी की जॉब से निकाला जाता है। ये सुन के वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। फिर रीस उसे पूछती है कि जब तुम इस महल में पहली बार आई थी तुम्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। डियाना कहती है कि मुझे कोई भी सीनियर मेड नहीं सिखाती थी और मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं सभी चीजें देख करके समझ करके यहाँ तक पहुंची। रीस कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इन सब दासियों को ट्रेन करो, जिन्हें कुछ नहीं आता है उन्हें लिखना पढ़ना सिखाओ। मैं तुम्हें दासी से हटा के दासी टीचर बनाती हूँ। डियाना ये सुन के काफी खुश होती है और कहती है कि मुझे मंजूर है। यहाँ हुई सभी चीजों का आंखों देखा हाल ओलिवर जाके आर्नोल्ड से बताता है और कहता है कि मुझे तो लेडी रीस के साथ रहने में मजा आने लगा है। पता नहीं वो कौन सा स्टेप लेके सरप्राइज कर देती हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और आर्नोल्ड कहता है कि मैं उसे अपने देश के हित के लिए नहीं बीवी चूज किया हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डियाना अपने टीचिंग के कुछ पीपीटीज रीस को दिखाती है। रीस कहती है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। डियाना कहती है, शुक्रिया राजकुमारी, ये नई पोस्ट मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद एल्सी रीस को तैयार करते हुए कंफ्यूज थी, इसलिए वो रीस से पूछती है कि वो इतना तैयार होने पे क्यों ध्यान दे रही हैं। उनका मीटिंग तो एक मर्चेंट से ही है ना। रीस उससे इसका कारण नहीं बताती है, पर हमें तो पता है क्योंकि मर्चेंट कोई और नहीं आर्या ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन टूली है, जिसने रीस की फर्स्ट लाइफ में उसकी मदद की थी और उसे एक काबिल मर्चेंट बनाया था। रीस सोचती है कि आर्या ट्रेडिंग कंपनी फ्यूचर में बहुत नाम कमाने वाली है और ये अभी अभी स्टेबलाइज हुई है, तो ये अच्छा होगा कि वो हमसे बिजनेस करे। तभी ओलिवर आके कहता है कि आपके गेस्ट आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं टूली को, एक चालाक लोमड़। वो सबसे पहले रीस को अपकमिंग वेडिंग सेरेमनी के लिए बधाई देता है। रीस उसे थैंक्स कहती है और सोचती है कि इससे कैसे मोल भाव करूं, क्योंकि मैं जानती हूं ये बिजनेस करने में कितना स्मार्ट है। वो टूली से कहती है कि मैं अपने वेडिंग की पूरी जिम्मेदारी आपको देना चाहती हूँ, आप अपने प्रोडक्ट्स और प्राइसेस दिखाइए। टूली यहाँ कहता है कि माफ कीजिएगा राजकुमारी, पर हम छोटे व्यापारी हैं, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। रीस सोचती है कि मुझे इसे कैसे भी करके मनाना ही होगा। वो उसे कहती है कि हम इसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करेंगे। टूली कहता है, पर हमारे पास आपके सेरेमनी के लिए कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। रीस उसे रुकने के लिए कहती हैं, पर वो ये कहते हुए चला जाता है कि वो कुछ दिन इस शहर में रुकने वाला है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीस एक छोटे से खेत में कुदाल चला रही होती है, टूली की बातों को सोचते हुए जो उसने पिछली लाइफ में उससे कही थी कि हर क्लाइंट्स में एक यूनिक ऑफर होनी चाहिए जिससे हम उससे बिजनेस कर सकें। इसके बाद वो कहती है कि उसे हाथ मिलाना ही होगा, इससे पहले कंपनी बड़ी बनती जाए। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को कहती है कि आप जाइए, मैं आराम करने जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं टूली अपने असिस्टेंट को समझा रहा होता है कि राजकुमारी के उस डील में हमें बस लॉस ही होना था। फिर जब वो अपने अड्डे पे पहुंचते हैं, यहाँ रीस पहले से ही बैठी थी और उसके सभी लोग पी के टल्ली पड़े थे। टूली रीस के पास आता है और कहता है कि सीधे मुद्दे पे आते हैं। रीस कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बिजनेस प्रपोजल देना चाहती हूँ। टूली हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था आप मेरी कस्टमर नहीं पार्टनर बनना चाहती हैं, तो बताइए आपके प्लान्स के बारे में। रीस कहती है कि मैं तुम्हें पूरा प्लान तो नहीं बता सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। टूली कहता है कि मोहतरमा, बिजनेस में हम बिना मार्जिन डिसाइड किए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, क्योंकि आखिरकार बिजनेस में कुछ मायने रखता है तो वो है। इस पर रीस कहती है कि हाँ, रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट्स। टूली के मुंह से उसकी बात चुरा लेने पे वो सरप्राइज था। रीस कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपको मेरे प्लान से पहले मैं आपको छोटे मोटे बिजनेस आइडियाज दूंगी, अगर आपको पसंद आए, प्रॉफिट आए, फिर आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। टूली कहता है कि ये हुई ना बात, आपके पास 7 दिन का टाइम है। इसके बाद रीस जाते हुए उसे थैली में कुछ औषधियाँ देती है और कहती है कि अपने लोगों को खिला देना, इससे उनका हैंगओवर उतर जाएगा। जब रीस बालकनी से अपने कमरे में आती है तो देखती है आर्नोल्ड उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है तुम कहाँ से आ रही हो। उस मर्चेंट की हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी की ऑफर रिजेक्ट करने की? मैं सिर्फ इसलिए कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अकेले रात में जाने का मतलब समझती हो? रीस उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हाँ, इससे आपके रेपुटेशन पे सवाल उठ सकती है। और आर्नोल्ड कहता है कि मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? रीस उसकी बातों से हैरान थी। आर्नोल्ड कहता है कि तुम अब भी फ्री हो कुछ भी करने के लिए, लेकिन आगे से तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। रीस कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि हर जगह आपको मेरे लिए आना पड़े। आर्नोल्ड कहता है कि मैं तुम्हारे जाने पे रोक भी तो नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम फिर भी उसका रास्ता निकाल लोगी, इसलिए मेरी समझ से तो सही यही रहेगा। रीस कहती है, लगता है आप मुझे समझने लगे हैं। आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, तुम अब भी मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल हो। अच्छा, तो क्या बातें हुई तुम्हारे और आर्या के चेयरमैन के बीच? रीस पूछती है कि क्या आपको भूख लगी है?
इसके बाद वो सूप बनाने लगती है और टेस्ट करके बोलती है ये उतना भी अच्छा नहीं बना है। आर्नोल्ड उठ के उसके हाथों से लेके टेस्ट करता है और कहता है कि नहीं, ये अच्छा है और अब मुझे भूख लगने लगी है। इसके बाद दोनों बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ रीस टूली से की गई सारी बातें बताती हैं और ये भी कि उसे 7 दिन में एक बेहतर बिजनेस आइडिया उसे देना है। आर्नोल्ड कहता है तो तुम्हारे पास आइडिया है? रीस कहती है कि हाँ, और मुझे नहीं पता कि ये कितना काम करेगा, इसलिए मुझे इस पर रिसर्च करना है। आर्नोल्ड रीस की बातें सुन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। और फिर जाते हुए आर्नोल्ड कहता है कि अगर तुम्हें मेरा छोटा भाई मिले तो उससे दूर ही रहना। रीस पूछती है पर क्यों? आर्नोल्ड कहता है ये जानना जरूरी नहीं है। अब इस पूरी रात रीस लाइब्रेरी में गाल्कियन के बारे में पढ़ती है, जिससे वो टूली के लिए अपने कंट्री में बेहतर बिजनेस आइडिया दे सके। सीन शिफ्ट होता है जहां आर्नोल्ड ओलिवर से रीस की बनाई सूप के बारे में बात कर रहा था। इस सूप में औषधियाँ डालना आम बात है ना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां सुबह सुबह रीस अपने खेतों में काम करने आई थी, जहां उसे अपने खेतों में एक लड़का सोते हुए दिखता है। उसके गार्ड उसे उठने के लिए कहते हैं और वो उठ के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं हूँ थियोडोर, आर्नोल्ड का छोटा भाई, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप मेरी भाभी हैं। मैंने भाई को इतना मैसेज किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो सोचा क्यों ना मैं ही मिलने चला आऊँ। रीस सोचती है कि आखिर आर्नोल्ड ने मुझे इससे नहीं मिलने के लिए क्यों कहा होगा। तभी थियोडोर जमीन के बारे में कुछ कहने लगता है। रीस उसके पास जाती है पूछने, तो वो कहता है मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ, आपको नहीं पता आपको यहाँ बंदी बना के लाया गया है। जब रीस उससे कहती है कि मुझे पता है और ये सब मेरा ही तो प्लान था। थियोडोर रीस की बातों से कंफ्यूज था और कहता है ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। फिर वो कैसल में चलते हुए अपने गार्ड से थियोडोर के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा पर हमें इस बारे में कुछ भी ना बताने के लिए कहा गया है। रीस सोचते हुए बढ़ती है कि इसका पता आज नहीं तो कल चल ही जाएगा और मुझे टूली को आइडियाज देने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलते हुए वो हॉल में पहुंचती है जहाँ आर्नोल्ड अपने एक मंत्री को कह रहा था सैनिकों को पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही यूज किया जाएगा। मंत्री कहता है पर महाराज फिर राज्यसभा के लोगों का क्या होगा? आर्नोल्ड कहता है कि उनके पास खुद की प्राइवेट सैनिक होनी चाहिए। मंत्री कहता है कि ये अनुचित है महाराज, आपके पिताजी होते तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेते। आर्नोल्ड गुस्से से कहता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है। तभी उसका ध्यान रीस पे जाता है जो उसे कुछ इशारा कर रही थी। आर्नोल्ड कुछ देर सोचता है और फिर कहता है आपको फैसले का नोटिस मिल जाएगा, और हाँ, इससे होगा ये कि हम पब्लिक में जो भी लोग सैनिक अफोर्ड कर सकते हैं उन पे टैक्स लगाकर उससे ज़्यादा मुनाफा कर पाएंगे। मंत्री को अब आर्नोल्ड के फैसले की सोच समझ में आने लगी थी, और इधर रीस सोचती है कि आर्नोल्ड ने अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत सारे लाभदायक योजनाएं बनाई हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही आर्नोल्ड है जिसने मुझे पिछली लाइफ में मारा था या कोई और। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहां उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था राज की बात बताऊं, आज रात 12 बजे घंटा घर में, आर्नोल्ड हैन। रीस वहां पहुंचती है तो यहाँ थियोडोर कहता है लगता है आपको पता था कि मैंने आपको बुलाया है। रीस कहती है पॉइंट पे आओ। थियोडोर कहता है लगता है आप मेरे भाई के बारे में नहीं जानती हैं, उसे किसी को जान से मारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। रीस मन में ही सोचती है कि ये तो मुझे पता ही है, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। थियोडोर कहता है कि आश्चर्य नहीं हुआ, एक और बात बताता हूँ, भाई ने ही हमारी माँ को भी जान से मार दिया था। इतना निर्दयी है वो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा, उसके अंदर किसी के प्रति प्यार हो ही नहीं सकता। रीस कहती है तो क्या हुआ, मैं फिर भी उसकी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ किसी भी परिस्थिति में। थियोडोर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की कि आर्नोल्ड एक पत्थर दिल इंसान है। तभी यहाँ आर्नोल्ड आ जाता है और फिर थियोडोर उसे कहता है भाई तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आर्नोल्ड कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे रीस से दूर रहना। थियोडोर अपना मुंह फेर लेता है और रीस आर्नोल्ड से कहती है कि अपने भाई से बात तो करो। आर्नोल्ड कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थियोडोर इधर धीरे से रीस को सुनाते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था। फिर वो आर्नोल्ड से कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद से आपसे या भाभी से नहीं मिलूंगा, ना ही टांग अड़ाऊंगा। वो जाते हुए कहता है कि इतने सालों बाद आपसे बात करके अच्छा लगा। उसके जाने के बाद आर्नोल्ड रीस से कहता है कि मैंने कहा था ना उससे दूर रहने। रीस कहती है पर उस लेटर पे थियोडोर ने आपका साइन किया था तो मैं इग्नोर नहीं कर पाई। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब रीस ने उस लेटर के बारे में आर्नोल्ड से पूछा था, तो आर्नोल्ड ने कहा था कि नहीं, मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है, और इसीलिए आर्नोल्ड भी पता लगाने के लिए आ गया। रीस फिर उसका थैंक्स कहती है आने के लिए और पूछती है कि आखिर लोगों को क्यों लगता है कि आप एक निर्दयी हैं। आर्नोल्ड कहता है क्योंकि ये सच है। रीस कहती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि लास्ट वार में भी आपने बहुत से लोगों की जान बख्श दी थी। आप अपने राज्य के बारे में इतना सोचते हैं, ये तो एक दयालुता हुआ ना। आर्नोल्ड अचानक से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अगर महल में रहना है तो इतना भी नरमी मत दिखाओ, क्योंकि अभी तुमने मुझे युद्ध भूमि में नहीं देखा है।
रिस कहती है कि आप पहले होंगे, पर मेरे आने के बाद से आप एक केयरिंग पर्सन बन गए हो। आर्नोल्ड कहता है कि मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिस उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे यकीन है आप एक निर्दयी इंसान नहीं हो मेरे पतिदेव। आर्नोल्ड उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि ये आंखें, आखिर कौन सा संकल्प ले रखा है इन आंखों ने, जिसमें मरने का डर तक नहीं है। ऐसी आंखें तो मैं युद्ध भूमि में देखता हूँ जो मुझे मारने आती हैं। अगर ये आंखें मैं युद्ध भूमि में किसी की देख लूँ तो उन्हें मारते मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। रिस कहती है कि मैं दरअसल एक सपना देखी थी जिसमें मैं अपने सपनों को जिए बगैर ही मर गई, और मैं अब उस सपनों को हकीकत नहीं बनने देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है आपकी पत्नी बनने का। आर्नोल्ड उसकी बातें सुन उसके चेहरे पे हाथ रखता है और उसे करीब खींच के उसे किस करता है और कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है मेरी पत्नी बनने के लिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ रिस सोच रही होती है आखिर धरती पे कल रात क्या हुआ था। तभी यहाँ एल्सी आती है और कहती है कि लेडी रिस, आप अच्छे से सो नहीं रही हैं कुछ दिनों से। रिस कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और मनी मन सोच रही होती है बात तो सही है, उस आइडिया पे काम करते हुए मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तभी यहाँ एल्सी की नज़र रिस के नाखूनों पे लगे नेल पॉलिश पे जाती है जो काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। रिस बताती है कि यही वो बिजनेस आइडिया है जो मैं तूली को देने वाली हूँ। इसे पूर्वी देशों के लोग फ्लावर से बनाकर अपने नाखूनों पे लगाते हैं, इससे उनके नाखून चमकदार और मजबूत होते हैं। एल्सी कहती है कि क्या इससे मेरे भी नाखून मजबूत होंगे, क्योंकि मेरे नाखून बहुत ही कमज़ोर हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं। रिस उसे नेल पेंट करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर इसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें मीट मछली खाना चाहिए। रिस थोड़ा उदास होकर कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार अपनी सैलरी में से कोशिश करूंगी बचाने की, और बताती है कि मेरी सैलरी मेरे भाई बहनों के खर्चे उठाने में ही खत्म हो जाती है। रिस उसकी बातें सुन ये सोचती है कि हाँ, इस शहर में बेरोजगारी भी एक समस्या है, और उसके नेल को पेंट करने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें एक नेल पॉलिश दे दूंगी, बोलो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। एल्सी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रिस को थैंक्स कहती है। इसके बाद वो अपने सभी मेट्स को भी नेल पेंट कर लेने कहती है और उन्हें देख सोचती है कि सही में यहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने सपनों को मार बैठी हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तूली आया था, जिसे रीस अपने सभी मेट्स को नेल पेंट लगाए दिखाते हुए कहती है, ये है बिजनेस आइडिया। दरअसल पूरी कंट्री में ज़्यादातर काम आदमी ही कर रहे हैं, लेकिन इस नेल पॉलिश बनाने की प्रोसेस अगर हम शुरू करें तो इसमें महिलाओं को भी काम मिलेगा और वो ही इसके कस्टमर भी बनेंगी। तूली कहता है कि आपका आइडिया अच्छा है, पर इसमें थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। हम ये सभी नेल पेंट्स आम लोगों में ना सेल करके इसे एक्सक्लूसिव आइटम्स की तरह राजकुमारियों और रानियों को सेल करेंगे। रीस कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ ये कोई एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट टू मेड ना बने। इसमें अगर हम ज़्यादा मैन पावर लगाएंगे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा और इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ने के साथ साथ वो आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता या जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो। तूली रीस की बातों से सहमत नहीं था और कहता है कि हम बिजनेस ही करने वाले हैं ना कोई चैरिटी। रीस मन में सोचती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये कदम उठाना पड़ेगा, और फिर वो तूली की बहन आर्या की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। तूली ये देख के बिल्कुल हैरान था क्योंकि उसके अलावा और कोई उसकी बहन के गंभीर जानलेवा बीमारी के बारे में नहीं जानता था। रीस कहती है कि हाँ, मुझे पता है और मैंने उसके लिए अपने खेतों में हर्ब्स भी तैयार कर रही हूँ। जब रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारी बहन की लाचारी का फ़ायदा उठा के बिजनेस करना चाहती हूँ। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोग जिन तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं पहुँचती है उन तक पहुँचे और वो हमारे कस्टमर्स बने। इससे जितने कस्टमर्स तक हम पहुँचेंगे हमारी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तूली कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम एक डॉक्टर हो। रीस उसे याद दिलाती है कि याद है जब मैं तुम्हारे ठिकाने पे आई थी, मैंने तुम्हें पोटली में हैंगओवर उतारने की औषधि दी थी, वो मैंने ही बनाया था। तूली फिर रीस से अपनी बहन के इलाज के लिए भीख मांगता है। रीस कहती है कि चेयरमैन तूली, आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं वो बनते ही आपको फ्री में दे दूंगी, उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ आप ये आइडिया को एक्सेप्ट कर लीजिए। तूली उठ के घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मैं आपको इनएक्सपीरियंस समझता था, मैं प्रॉफिट के लिए सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करता था, लेकिन मैं गलत था। आज से आर्या ट्रेडिंग कंपनी आपके आइडियाज़ पे काम करेगी। हाँ, इतने खतरनाक आइडिया जिसे जियो ने अपने सक्सेस के लिए चूज़ किया था। तूली के जाने के बाद रीस को चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं रही थी। वो ओलिवर को कहती है जरा एल्सी को बुला देना। कुछ देर बाद जब ओलिवर देखने आता है तो रीस अपने कमरे में नहीं थी। इधर हम स्लम एरिया में देखते हैं थियोडोर को, जो एल्सी और कामिल से कह रहा होता है, तुम दोनों का धन्यवाद भाभी जी का किडनैप करने के लिए।
इधर जब रीस को होश आता है, थियोडोर कहता है, कैसा लग रहा है आपको अपने ही मेट से किडनैप होके? ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि भाई मुझे सीरियसली ले, क्योंकि वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। अब मुझे रास्ता मिल गया है उनसे बात करने का। रीस सोचती है कि वो बस अपने भाई से बात करने के लिए इतना कर रहा है। थियोडोर वहाँ से रीस को बंद करके निकल जाता है और रीस वो फ्लैशबैक सोचती है जब उसने एल्सी को बुलवाया था। वो अपने टेबल पे सर रख के सोई थी और एल्सी आके पूछती है, आप कैसी हैं? रीस कहती है कि ये अच्छा मौका है थियोडोर की ऑर्डर को पूरा करने का। दोनों एकदम से शॉक रह जाते हैं। एल्सी पूछती है कि आपको कैसे पता चला? रीस कहती है कि उस दिन थियोडोर का लेटर मेरे रूम में तुम्हारे द्वारा ही लाया गया था, क्योंकि तुम ही मेरी पर्सनल मेड हो और सिर्फ तुम ही और कामिल स्लम एरिया से आते हो, वही एरिया जहां थियोडोर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लोगों के हित में। कामिल कहता है कि हाँ, पर हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रीस कहती है, तो चलो फिर, मैं भी तो जानूं उसका प्लान क्या है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां थियोडोर काफी खुश लग रहा था क्योंकि उससे बात करने उसका भाई आया था। थियोडोर कहता है कि मुझे पता है आप भाभी के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए मुझे राजगद्दी अपनी सौंप दीजिए। आर्नोल्ड उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता। थियोडोर कहता है कि आपको भाभी जी के लिए चिंतित होना चाहिए भाई, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। क्या आप उन्हें देखना नहीं चाहते? अपनी हार स्वीकार कर लो। आर्नोल्ड पूछता है कि तुमने उसे कहाँ रखा है? थियोडोर कहता है कि मैंने उन्हें एक रूम में लॉक करके रखा है जिसके बाहर गार्ड्स के पहरे हैं। आर्नोल्ड पूछता है कि क्या उसमें कोई छेद है? थियोडोर कहता है कि हाँ है, वहाँ से भागना संभव ही नहीं है। आर्नोल्ड कहता है कि तुम उसे कभी किडनैप किए ही नहीं, देखो वो आ रही है। अचानक से गेट खोल के रीस आती है, जिसे देख थियोडोर हैरान था। आर्नोल्ड पूछता है, तो तुम छेद से आई या दरवाजा तोड़ के? रीस आर्नोल्ड को देख के कहती है, आप? नहीं, मैं दरवाजा ओपन करके आई। थियोडोर कहता है कि आखिर कौन है वो गद्दार? रीस कहती है, थियोडोर, मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। पहला, अगर किसी को बंदी बनाओ तो उस पर से नज़र मत हटाओ, भले ही वो कैद में ही क्यों ना हो। दूसरा, उसे कैद करते समय उसकी फिजिकल तलाशी लो, हो सके तो उसे नंगा करके बंद करो। तीसरा, उसके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे होने चाहिए। और आखिरी सबसे खास बात, पता है आपको? थियोडोर पूरा घबराए हुए था और कहता है कि नहीं। रीस कहती है कि उसकी हाथ या पैर की हड्डियां तोड़ दो, ऐसे करके किसी दुश्मन को कैद करते हैं। अभी पीछे से आर्नोल्ड कहता है, ओए, जिसने तुम्हें किडनैप किया है उसे तुम किडनैपिंग की एडवाइस दे रही हो? और उस पर अपनी जैकेट डाल देता है, जिसे आर्नोल्ड के गर्दन के निशान दिखने लगते हैं, जिसे देख थियोडोर सोचता है कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। रीस थियोडोर से पूछती है कि आखिर आप चाहते क्या हो? थियोडोर कहता है कि जाहिर सी बात है, राजा बनना, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि होने वाला राजा अपने फियोंसे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। रीस कहती है कि आप झूठ कह रहे हो, बस चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो उस सच से जो ये है कि आप छोटे मोटे बखेड़ा करके अपना नाम प्रिंस से विड्रॉ करवाना चाहते हो। थियोडोर रीस की बातें सुन हैरान था। रीस कहती है, मैंने पता लगाया है, आप स्लम एरियाज को फंडिंग करते हो, लेकिन रिकॉर्ड्स में बहुत सालों से ही पब्लिक फंडिंग बंद कर दी गई है। थियोडोर कहता है, मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं उन्हें अपना गुलाम बना के रख सकूँ। रीस कहती है, अगर आपको गद्दी चाहिए होती तो आप सामने से भी चैलेंज कर सकते थे, और आप सीक्रेटली पब्लिक की हेल्प करते हो राजघराने से दूर रह के। थियोडोर रोते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरा भाई ना मुझे मारता है और ना ही स्वीकारता है, बस इग्नोर करता है। रीस पूछती है, तो बताओ आखिर आप किस चीज़ से इतना डर रहे हो? आर्नोल्ड तभी कहता है कि रीस, बहुत हुआ। रीस कहती है, पर आर्नोल्ड कहता है कि मैंने कहा ना, वो क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थियोडोर यहाँ से रोते हुए छत पे भाग जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। रीस कहती है, अगर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप उसे क्यों सभी चीज़ों से दूर रखते हैं? उस रात भी जब आपने कहा था कि मुझे आपकी रानी बनने के लिए कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचने पे मुझे फ्यूचर में एक अलगाव की फीलिंग महसूस होती है, और शायद थियोडोर को भी। आप बताइए, क्या मैं सही कह रही हूँ? आखिर आपने क्या सोचा है? आर्नोल्ड एक हल्की से स्माइल देता है और कहता है, तुम मेरी सोच से कई ज़्यादा समझदार हो, और तुम कंफ्यूज हो इस बात को लेके कि मैं क्या सोचता हूँ। खैर, थियोडोर को मैं अपने जैसा नहीं बनने देना चाहता। रीस कहती है कि आप उसे ऐसी दूरियां बना के रखते हैं, कभी सोचा है अगर वो आपसे दूर चला जाएगा तो क्या होगा? आपकी पूरी लाइफ रिग्रेट में निकल जाएगी, और मैं आपकी हैप्पी लाइफ की वाइफ बनना चाहती हूँ, रिग्रेटिंग लाइफ की नहीं। इतना बोल के वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगती है, और वो इतने दिनों से ठीक से ना सोने की वजह से थकी हुई लग रही थी। इधर ऊपर थियोडोर एक फ्लैशबैक सोच रहा होता है जब वो अपने घायल सैनिकों की देखभाल कर रहा होता है। कुछ दुश्मन तभी उन सैनिकों को खत्म करने आते हैं, पर थियोडोर निहत्थे उनका सामना करता है।
तभी यहाँ आर्नोल्ड आता है और उन सभी को खत्म कर देता है और कहता है कि तुम्हें इनकी फिक्र है और जोखिम भरे मामलों से दूर ही रहा करो। तभी यहाँ रीस आती है, जिसे देख थियोडोर कहता है कि आप पूछ रही थी ना कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, तो मुझे डर इस बात का है कि मेरा भाई एक दिन सारी एम्पायर मुझे सौंप के कहीं चला जाएगा और मैं नहीं चाहता उसके जैसा काबिल राजा ऐसे सब कुछ छोड़ दे। इसलिए मैं उसकी नज़रों में ऐसी हरकतें करता था ताकि वो मुझसे नफरत करे, और ये काम नहीं आया और अब मुझे इसका रास्ता मिल गया है। उसके गायब होने से पहले मैं ही गायब हो जाता हूँ, इससे वो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं कर पाएगा। रीस कहती है कि हो सकता है तुम्हारी बातें सच निकले, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे रोकूंगी और उस समय मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। थियोडोर कहता है कि मैं तो एक यूजलेस हूँ अपने भाई के लिए। रीस कहती है कि नहीं, आखिर तुम ही उसके इकलौते भाई हो। थियोडोर कहता है कि शुक्रिया भाभी मुझे यूजफुल समझने के लिए, पर मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। इतना बोल के वो वहीं से नीचे की तरफ गिरने जा रहा होता है। रीस उसकी तरफ भागती है पर उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। थियोडोर टेरेस से गिरने वाला ही होता है कि आर्नोल्ड आके उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेता है और उसे खींच के रखता है। थियोडोर कहता है कि मैं बस आपके लिए यूजफुल साबित होना चाहता था पर मैं नाकाम रहा। आर्नोल्ड कहता है कि मैंने पहले भी कहा था ना जोखिम भरे मामलों से दूर रहने। थियोडोर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि भाई आपको याद था, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। इधर रीस दोनों भाइयों को मिलते देख काफ़ी खुश होती है और आर्नोल्ड के उसे पकड़ते ही वो आंखें बंद कर लेती है। थियोडोर आके कहता है कि ये मेरी गलती है। आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, गाड़ी निकालो, ये बस सो रही है। थियोडोर काफ़ी खुश होता है क्योंकि पहली बार आर्नोल्ड ने उसे कोई काम दिया था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ रीस देखती है आर्नोल्ड उसके कमरे में था। वो उसके उठने का वेट कर रहा था। आर्नोल्ड उसे थियोडोर का लेटर देता है जिसमें थियोडोर ने लिखा था, मेरी बेवकूफ़ियों के लिए मुझे माफ़ कर दो भाभी, और हाँ मैं तैयार हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर मेरा भाई कोई पागलपंती करे तो मुझे याद कर लेना। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। रीस उसका लेटर पढ़ के खुश होती है। इधर आर्नोल्ड उसकी मुस्कुराहट देख के खुश था। वो कहता है कि तुम फिर से कोई डिमांड रख सकती हो क्योंकि मैंने फिर से तुम्हें टच नहीं करने का शर्त तोड़ दिया। रीस को उसकी फिर किस वाली सीन याद आती है और वो पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आर्नोल्ड पूछता है कि तुम्हें जानना है। रीस कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना। आर्नोल्ड उसके पास आता है और कहता है मेरे भाई के लिए शुक्रिया। रीस कहती है कोई बात नहीं, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, आखिर वो मेरे प्यारे देवर जी हैं।